दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जंगल महल पश्चिम बंगाल की सियासत का प्रतीक, पश्चिम बंगाल की विचारधारा के संघर्ष का प्रतीक, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक प्रयोग की जमीन का प्रतीक और पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर में शुरुआत। हमारे टीवीटी न्यूज़ हंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो जंगल महल का करना चाहिए, क्योंकि एक वक्त वामपंथियों के कैडर की पहचान जंगल महल ही थी। उसके बाद ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन को असल पुख्ता जमीन जंगल महल नहीं दी। और जंगल महल के जिन 5 जिलों में आज वोटिंग हुई, उसमें पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया का इलाका, बांकुरा और झारग्राम, ये 5 जिले। और ऐसा नहीं है कि इस बार पूरे जंगल महल में पहले फेज में वोटिंग हो गई, जी नहीं, लगभग 60% हिस्सों में ही वोटिंग हुई है। क्योंकि अगर सारी सीटों को जोड़ लीजिएगा तो जंगल महल के इन 5 जिलों के हिस्से में आती है 56 सीट, लेकिन वोटिंग हुई है सिर्फ 30 सीटों पर। और वोटिंग भी कुछ ऐसी हुई है जिसने इतिहास रच दिया है, 85% वोटिंग। इस वोटिंग का मतलब क्या है और आने वाले वक्त में जब हर फेज के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव और तीखा और तेवर के साथ वोटरों के भीतर समाता चला जाएगा, राजनीतिक टकराव बढ़ता चला जाएगा और दावे प्रतिदावे और गहरे होते चले जाएंगे, तो इस 85% वोटिंग के मतलब को शुरुआत में समझ लीजिए। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब, जो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कहा जाता है कि जब जनता निकल पड़ती है तो सत्ता पलटने निकल पड़ती है। लेकिन जब पन्नों को पलटिएगा किसी भी राज्य में एंटी इनकम्बेंसी के वोटिंग पैटर्न को लेकर, तो भी वो 85% तक नहीं जाएगा। और पश्चिम बंगाल का जब जिक्र होगा तो यकीनन 85% का मतलब होता है 100% वोटिंग हो जाना। और 100% वोटिंग का मतलब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में मतलब बहुत साफ है, सारा कैडर निकलकर वोटिंग की दिशा में बढ़ गया। कैडर पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का भी है, कांग्रेस का भी है, ममता बनर्जी का भी है। कैडर कहीं नहीं था तो बीजेपी के पास नहीं था, इसीलिए उसने जो अलग अलग जिलों में अलग अलग टीएमसी के नेताओं को अपने साथ लिया, वो मानकर चल रही थी कि कैडर उनके साथ आएगा। लेकिन जंगल महल के इलाके में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना प्रयोग झारग्राम में है। ट्राइबल इलाका है, ग्रामीण इलाका है, मुफलिसी और गरीबी से भरा हुआ इलाका है। यूं तो सारे इलाके ही वैसे हैं, लेकिन झारग्राम में आरएसएस ने अपनी जमीन को मजबूती दी है। यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव मैदान में, उसने अपने कैडर, अपने वोटर को आज निकलने के लिए मजबूर कर दिया। यह एक हिस्सा है। और दूसरा बड़ा हिस्सा है कि नहीं, जिस स्थिति में पश्चिम बंगाल की सरकार है, ऐसे में क्या वाकई ममता बनर्जी को हराने के लिए एक लहर चल पड़ी? अलग अलग व्याख्या अपने अपने तौर पर जरूर की जाएगी, लेकिन 85% का मतलब है समूचे कैडर का बाहर निकलना। और अगर समूचा कैडर बाहर निकला है तो फिर शायद ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। यानी जो 8 फेज में बीजेपी ने तय किया, उसमें वह मानकर चल रही थी कि इतनी बड़ी तादाद में जब सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी, वह भी केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, तो उस तैनाती का असर एक तो यह जरूर हुआ कि पिछली बार के चुनाव की तर्ज पर इस बार हिंसा बहुत ही कम हुई। लेकिन दूसरी परिस्थिति ठीक इसके उलट है। इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग का हो जाना, यह नए तरीके की एक बिसात है। इस बिसात को हम लोग धीरे धीरे जरा समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि 730 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियों ने इस 5 जिलों की 30 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग को संपन्न किया है। बांकुरा में 92 कंपनी थी, पूर्वी मिदनापुर में 169 कंपनियां थी, पश्चिमी मिदनापुर में 139 और सबसे ज्यादा पुरुलिया के इलाके में 186 सेंट्रल फोर्स की कंपनी थी। झारग्राम में 144। अब जरा समझिए कि इन 5 जिलों में कुल मिला के 56 सीटें आती हैं। और पुराने पन्नों को आज टटोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चुनाव अतीत के किसी भी समीकरण से हटकर है, अतीत के किसी भी मुद्दे से हटकर है।
लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पैटर्न को समझना चाहें तो इस पैटर्न को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब वामपंथियों की सरकार थी तब ममता बनर्जी सत्ता में कैसे आई, और उस वक्त 34 साल की एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, लेकिन वोटिंग पैटर्न ऐसा नहीं था। इस वक्त 10 साल की अगर एंटी इनकम्बेंसी चल रही है तो वोटिंग पैटर्न बिल्कुल बदल गया। यह क्या हो गया? और जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुरानी चीजों को आप छोड़ डालिए, तो इसमें अब एक एक पन्नों को पलटते हैं। 5 जिलों की 30 विधानसभा कुल सीट होती है यहां पर 56, लेकिन 30 पर ही सीट हुई है, यानी 60% पे वोटिंग हुई है। उसमें पूर्वी मिदनापुर में 16 सीटें हैं। 16 में से वोटिंग आज जो हुई है वह सिर्फ 7 सीटों पर हुई है। पश्चिमी मिदनापुर में 15 सीटें हैं। आज जो वोटिंग हुई है वो सिर्फ 6 सीट पर हुई है। सिर्फ पुरुलिया और झारग्राम 2 जिले ऐसे हैं जहां पर जितनी सीटें हैं सभी सीटों पर वोटिंग हुई है। पुरुलिया की 9 सीटों पर वोटिंग, झारग्राम की 4 सीटों पर वोटिंग, इतनी ही विधानसभा की यहां पर सीटें हैं। बांकुरा में 12 सीट है और यहां पर 4 सीटों पर ही वोटिंग हुई है, यानी 30 सीटों पर। कुछ पन्नों को फिर भी अगर आप देखना समझना चाहते हैं आज के चुनाव पर वोटिंग पैटर्न को लेकर, तो पश्चिम बंगाल की इन 3 सीटों में 2016 के इलेक्शन में टीएमसी के पास 27 सीटें थी, लेकिन 2019 का वक्त आया तो चीजें पलट गई और बीजेपी ने यहां पर 20 सीटों पर विधानसभा क्षेत्र में उसकी बढ़त थी। वो लोकसभा के इलेक्शन थे, लेकिन विधानसभा में बांटिएगा तो वह 20 सीटों पर आगे थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट में आगे नहीं थी, लेकिन लोकसभा में वो 20 सीटों पर आगे थी। यही कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का काम बीजेपी के लिए कर रही है, क्योंकि टीएमसी ने 17 सीटों पर अपने बढ़त को गंवा दिया था 2019 के इलेक्शन में। इसमें हमें लगता है कि एक पैटर्न आपको और देखना चाहिए। यह तो आपको 2016 और 2019 का है। जब आप पुराने दौर में चले जाइए तो आपके जहन में आएगा एक वक्त वामपंथियों की सरकार जब हुआ करती थी, उस वक्त भी यही जंगल महल नंदीग्राम को लेकर कहीं ना कहीं उबाल पैदा किया था। लालगढ़ को लेकर बात सिंगूर से निकली थी, उबाल पैदा इन्हीं जगहों पर हुआ था। उसमें 2008 में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो बड़ी हिंसा हुई थी और वामपंथियों को लेकर ग्रामीण पश्चिम बंगाल में जबरदस्त आक्रोश था। ममता बनर्जी ने उसी आक्रोश को भुनाया था और 2008 के पंचायत चुनाव के तुरंत बाद 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो टीएमसी ने 19 सीटें जीत ली थी, यानी लेफ्ट 15 सीट पर आ गई थी और ममता बनर्जी लोकसभा में आगे निकल गई थी। वजह थी पंचायत चुनाव की हिंसा। उसके बाद 2010 में जब निकाय चुनाव हुए तो उसमें टीएमसी की जमीन पुख्ता हो गई और 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। अब उस पैटर्न को अगर आप अभी के दौर से जोड़िएगा इस जंगल महल के दौर में, तो फिर आप लौटिए कि 2018 में पंचायत इलेक्शन में टीएमसी की तरफ से वैसी ही हिंसा हुई, वैसे ही लोगों पर मार पड़ी जो 2008 में वामपंथियों की मार वहां के लोगों पर पड़ी थी। वही गुस्सा ममता बनर्जी को लेकर 2018 में निकला। इसीलिए 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और एक साथ 2 सीट उसके पास थी जो कि 18 सीट पर पहुंच गई, यानी 16 सीटों का लाभ उसको लोकसभा चुनाव में हो गया। यही वो ऑक्सीजन है जो बीजेपी को मौजूदा वक्त में पुख्ता कर रहा है। निकाय चुनाव तो इस बार 2020 में हो नहीं पाए महामारी की वजह से। 2021 का संदेश यही है कि वो पुराना पैटर्न और इस पैटर्न को जब मिला के देखिएगा तो ममता बनर्जी जा रही है, यह सवाल आपके जहन में तुरंत आ जाएगा। लेकिन फिर लौटिए वोटिंग पैटर्न पर। जो वोटिंग आज हुई है, ऐसी वोटिंग इससे पहले ना तो 2008 के पंचायत चुनाव से पहले जो विधानसभा का चुनाव था उसमें हुई थी, यानी 2006 में ऐसी नहीं थी। 2011 में भी ऐसा पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर आए और एंटी इनकम्बेंसी का मतलब उस समय 60 से 65% जब वोटर निकल कर आया था तो यह मान लिया गया था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य चुनाव हार रहे हैं और बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद अपना चुनाव भी हार गए, यानी मुख्यमंत्री भी हार गया। इस वक्त क्या उसी की खुशबू महसूस बीजेपी कर पा रही है कि इस बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी भी हार जाएगी? लेकिन फिर वही सवाल, इतनी बड़ी तादाद में अगर कैडर निकल कर वोट दे रहा है
तो इसका मतलब बहुत साफ है कि हर वोटर जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, वो लेफ्ट का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, ममता बनर्जी का भी हो सकता है, और ममता बनर्जी को छोड़कर जो अलग अलग लगभग 40 नेता जो बीजेपी में गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना कैडर भी हो सकता है, जिस बात का जिक्र लगातार हो भी रहा है कि क्या उनके साथ कैडर गया है या नहीं गया है। लेकिन यह एंटी इनकम्बेंसी का रूप 85% वोटिंग हिस्टोरिकली होता नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में जो कैडर होता है उसमें एक निराशा आ जाती है, और वो निराशा के कारण जो जनता ने वोट दिया होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, वो हराने नहीं निकलती है, वो नहीं निकलती है अधिकतर, यानी परसेंटेज ऑफ वोट जो होता है वो 65% के आगे जाता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक छू लेता है। लेकिन यहाँ तो 15% प्लस में आ रही है चीज़ें, 85% का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। शायद इसीलिए इन 3 सीटों का मतलब, इस 30 सीटों के भीतर में जो सारे पुराने समीकरण जो भी आपके जहन में रहे हों, वामपंथियों को लेकर, कांग्रेस को लेकर, ममता को लेकर, या फिर ममता को छोड़कर जाने वालों को लेकर, क्योंकि बीजेपी की एंट्री 2019 से बहुत तीखे तरीके से हुई है, और बीजेपी की एंट्री के साथ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लोगों का वहां कर छोड़कर आना है, इसकी भी 2 फिलॉसफी जंगल महल के इलाके में नजर आती है। आखिर ये छोड़कर क्यों आए? यह सवाल था कि जो जीतता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरा सवाल होता है जी नहीं, जीतने का मसला नहीं है, मसला शायद पैसा और पावर का है। जो साथ खड़ा रहेगा नहीं तो उसको मुश्किल हो जाएगी, यह भी हो सकता है। इस दौर में यह भी परिभाषा गढ़ी जा रही है। लेकिन फिर जब उस पर आते हैं तो जंगल महल की उस गरीबी को जरा समझिए कि बीते 20 बरस के दौर में जंगल महल में कुछ भी नहीं बदला है, गरीबी जस की तस है, लेकिन बदला है इस चुनाव में चकाचौंध है, पैसा है, प्रचार तंत्र है, लोगों को जमावड़ा कैसे जमा करते चले जाना है, इसको लेकर है। लेकिन वोटिंग पैटर्न इससे प्रभावित हो जाए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विचारधारा के साथ पश्चिम बंगाल की सियासत ने कभी भी हंग असेंबली नहीं दी, यानी वो जिसके साथ खड़ी हुई उसको पूर्ण बहुमत के साथ लेकर आई है। तो फिर जंगल महल का मैसेज क्या है, इन 30 सीटों का मैसेज क्या है? क्योंकि जो बंगाल की सामाजिक आर्थिक जरूरत जो परंपरावादी तरीके से रही है, उसमें बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री पहली बार हुई है। उसमें पहली बार देश के अलग अलग प्रांतों के नेता जो बीजेपी के थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, वह भी वहां पर गए। खुद प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, लगातार संदेश दे रहे हैं। और ध्यान दीजिए तो 1975 से 2011 तक का वामपंथियों का दौर हो, 2011 से 2021 तक का ममता बनर्जी का दौर हो, इतना प्रचार, इतना समीकरण, इतना पैसा, इतना चकाचौंध कभी नहीं देखा गया। ये पहली बार देखा जा रहा है। अब यहां से असल सवाल शुरू होता है कि फिर इन 30 सीटों के भीतर में क्या पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष जो दिलीप घोष है, उनकी पहचान इस जंगल महल के इलाके को लेकर है, इसीलिए बीजेपी एज पर रहेगी, या शुभेंदु अधिकारी उनकी पहचान इसके साथ जुड़ेगी, या शिशिर अधिकारी जो कि कांथी से एमपी हैं, सांसद हैं, उनकी पहचान इसके साथ जुड़ेगी? यह भी एक सवाल है। ऐसे में जो 13 सीटें हैं पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुरी की, पूर्वी मिदनापुरी की जो 7 सीटों पर वोटिंग हुई है, उसमें पताशपुर, कांथी उत्तर, भगवानपुर, कांथी दक्षिण, खेजुरी, रामनगर और एगरा। पूर्वी मिदनापुर में ही नंदीग्राम भी आता है, जो कि अगले फेज में होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रभावित कर रहा है नंदीग्राम के उस संघर्ष को लेकर, जिसमें एक तरफ शुभेंदु अधिकारी होंगे और दूसरी तरफ ममता बनर्जी होगी। तो क्या ममता बनर्जी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? आखिरी वक्त में अपने पूरे बस्ते को बदल दिया, कंपास बॉक्स बदल दिया और कहा कि हम नंदीग्राम से लड़ेंगे? या फिर यह उनका मास्टर स्ट्रोक था जिसमें उसने केंद्र बना दिया उसी जंगल महल को, जहां पर कोई काम नहीं हुआ है, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता कैडर पर आरोप लगता है कि पैसा कोलकाता से चलता है लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच का कैडर जो है करप्ट है, भ्रष्ट है। और उसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने कहा मैं खुद आ जाती हूं, क्योंकि ममता बनर्जी के चेहरे और उनके ऊपर करप्शन के भाव उस रूप में नहीं है।
कैडर पर जरूर हैं, टीएमसी से लोग ये जरूर कह रहे हैं कि टीएमसी को बाहर करो, लेकिन ममता बनर्जी को बाहर मत करो। तो क्या ममता बनर्जी का ये मास्टर स्ट्रोक था, या ममता बनर्जी ने वाकई पैर पर कुल्हाड़ी मार ली जो नंदीग्राम पहुंच गई? वो इसके बीच का एनालिसिस ये निकल कर आता है कि खास तौर से पूर्वी मिदनापुर में एक कांथी इलाका ही है, जो कांथी उत्तर और कांथी दक्षिण की सीट है, क्योंकि कांथी से सांसद शिशिर अधिकारी हैं। इन 2 सीटों पर बीजेपी आगे है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बाकी जो 5 सीटें